हाँ जी गाइज, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी ये बुक है वॉल्यूम 3, इसका चैप्टर नंबर 3 करा दीजिए प्लीज़। बुक से पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पास बुक नहीं है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए वीडियो। तो चिंता ना करो, आपको वीडियो आज मिल जाएगी। इसमें हम कंप्लीट ये चैप्टर करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आता ही आता है और बहुत आसान चैप्टर है। बिल्कुल भी कोई ख़ास इसमें मैं कहूँ कि भाई ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं है, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह भी इसमें बहुत कम होती है। मतलब डिट्टो रटने वाला एक तरीके से एक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम समझ करके चलेंगे सब चीज़ों को एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हम टूल्स की बात करेंगे। कौन कौन से टूल्स है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट है। नीचे आते हैं, जरा मतलब समझते हैं पहले कि क्या मतलब है इसका टूल्स का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देखेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट को देखेंगे, क्या मतलब है इसका। कह रहे हैं द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड्स विद द प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त, ठीक है। बनाने के टाइम पर अगर हमने कंप्लीट कर लिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो माना जाएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो गया है? एंड हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है। डेट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब ज़रूरत होती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं ना, बनाते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो एब्सोल्यूट अमाउंट फॉर एसेट लाइबिलिटीज इनकम्स एक्सपेंस एंड प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दिखाती है, शो करती है एब्सोल्यूट अमाउंट्स। किस किस चीज़ के लिए अमाउंट दिखाती है? एब्सोल्यूट बिल्कुल ओके वाली। एसेट संपत्तियों के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, इनकम्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट अर्न, जो हमने प्रॉफिट कमाया है या जो हमने लॉस इनकर करा है, जो कि हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑन द अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल यूटिलाइजेशन, ट्रेंड एक्सेट्रा। लेकिन अब इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से दी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, डू नॉट कन्वे, वो कन्वे ही नहीं करता है इन्फॉर्मेशन को। किस पर इन्फॉर्मेशन को कन्वे नहीं करता? अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बताता, कैपिटल यूटिलाइजेशन को नहीं बताता, ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा होता है वो नहीं बताता। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपका बस क्या बताएगा कि भाई हमारे बिजनेस की स्थिति क्या चल रही है, प्रॉफिट क्या हुआ, ये बताएगा। लेकिन वो अर्निंग कैपेसिटी क्या चल रही है, कैपिटल का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं बताता। देयरफॉर इसीलिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग टूल्स फॉर एनालिसिस। वो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एनालाइज्ड करी जाती है बाय यूजिंग टूल्स फॉर एनालिसिस, यानी कि यूज़ करते हैं हम किसको? कुछ टूल्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ टूल्स को एनालिसिस करने के लिए, फॉर एनालिसिस, ठीक है। अब टूल्स फॉर एनालिसिस देखो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको लास्ट वाली वीडियो में एक बार बताया भी था, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इसका फाइनेंस का, वहाँ मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करी हुई भी है। नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो चैप्टर आई थिंक देख लिया होगा। मेरी काफ़ी अच्छी वायरल हो रही है वो वीडियो, और आप लोगों को उस चीज़ के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। क्योंकि देखो आप लोग ना मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मेरा कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है भाई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी कमी रहती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी भी इस चैप्टर का मेरा मूड नहीं था पढ़ाने का, बिकॉज अभी मेरी काफ़ी सारी चीज़ चल रही हैं। अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, बीएसटी की भी मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा चैप्टर 3 मतलब लेकर के आना, इसके लिए टाइम बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था मेरे लिए, बट ठीक है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ही मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। चलो टूल्स फॉर फाइनेंशियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, टूल्स फॉर एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के लिए कितने टूल्स होते हैं? ध्यान रखना, टूल्स जो होते हैं एनालिसिस करने के लिए 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तीसरा होता है इसमें रेशियो एनालिसिस, जो अभी फ़िलहाल चल रहा है हमारा, ठीक है ना। एनालिसिस वो मतलब मैं उसकी सीरीज़ वगैरह इसमें डाल भी रहा हूँ, इसमें मतलब अपने वाले ही चैनल पर, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि जी सर रेशियो एनालिसिस क्या होता है या कैसे सीखेंगे, क्या चीज़ है, वो सब हम देख रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक चीज़ होती है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, अभी फ़िलहाल हम उसे नहीं कर रहे हैं।
तो ये चार जो हैं आपके क्या बोले जाते हैं बेटा, ये चार आपके टूल्स बोले जाते हैं, टूल्स फॉर एनालिसिस। किस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए ये चार टूल बोले जाते हैं, चार टूल होते हैं। क्या कह रहा है इसमें जरा पढ़ लेते हैं इसे फटाफट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन एनालाइज्ड इन आइसोलेशन आर नॉट ऑफ मच मीनिंग एंड यूज। वो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब अलग से एनालाइज्ड करा जाता है, इन आइसोलेशन का मतलब है अलग से किसी को रख देना। कोरोना काल में आइसोलेशन का वर्ड तो काफ़ी बार यूज हुआ है सोशल साइट्स पे, तो एनवायरमेंट में भी ये वर्ड हमारे रहा है। आर नॉट मच ऑफ मीनिंग एंड यूज, वो किसी मतलब का या किसी प्रयोग का नहीं रहता अगर अलग से बात करें। दे आर दस एनालाइज्ड बाय कंपेयरिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन करेंगे, ऑफ प्रीवियस ईयर, और विद डैट ऑफ अदर एंटरप्राइज ऑफ सिमिलर नेचर एंड साइज ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस एनवायरमेंट। यहाँ तक देख लेते हैं, लेकिन चले करते हैं पहले कंप्लीट। और विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वही कह रहे हैं कि दे आर दस, वो इसलिए इस प्रकार एनालाइज्ड करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसको, तुलना करने के बाद में कंपेयर करते हैं। कि तुलना जब हम करते हैं किससे तुलना करेंगे, या तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही करेंगे पिछले साल के, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं 2018-19 जो हमारा प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 1920 के साथ उसका कंपैरिजन करता हूं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड उनका एनालिसिस करता हूं, तो ये वाली लाइन यहां पर काम आती है फिर, कि वो जो एनालिसिस करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, या और का मतलब या विद डैट ऑफ अदर एंटरप्राइज, वो किसी अदर एंटरप्राइज के साथ यानी किसी अदर बिजनेस के साथ, मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से समझो, ऑफ सिमिलर नेचर, लेकिन नेचर सिमिलर होना चाहिए, बिजनेस का साइज सिमिलर होना चाहिए, और ऑपरेटिंग इन अ सिमिलर बिजनेस एनवायरमेंट, वो एक सिमिलर बिजनेस एनवायरमेंट में ही ऑपरेट कर रहा हो अपने बिजनेस को, उसके साथ भी हम कंपेयर कर लेते हैं। या विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, या हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ भी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एनालिसिस कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं। द टूल्स यूज फॉर द कैरिंग आउट एनालिसिस आर, उन्होंने बताया है कि जो टूल्स हैं यूज होते हैं कैरिंग आउट करने के लिए एनालिसिस को, कौन कौन से टूल्स होते हैं। यानी कि हम कंपेयर तो करेंगे, लेकिन कंपेयर आप किस चीज़ में कर रहे हो। देखो बेसिकली आपको अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूं, मतलब सिंपल सी आसपास की बात करें, तो हम लोग भी आपस में कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी हम पढ़ाई में किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, कभी हम पर्सनैलिटी में कंपैरिजन करते हैं, कभी कहते हैं यार इसके पास तो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास नहीं हैं, या हम कह देते हैं कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है हम नहीं है। तो ये सब क्या है, ये कंपैरिजन है। लेकिन किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपैरिजन किस चीज़ से करेंगे, उसका जो तरीका है वो क्या, कौन से टूल्स होंगे उनकी बात हो रही है। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैंने बताया था अभी ऊपर भी, देखेंगे कैसे करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट, दोनों हमें ये सीखने इस चैप्टर में ही, और उसके बाद में रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ओके सर, चलो तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब देख लेते हैं सबसे पहले क्या मतलब है इसका। द टूल्स, सॉरी यहाँ पे आओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन a comparative study of individual component और element और items of balance sheet। आई थिंक मैं स्पीड में हूँ, चलिए कोई बात नहीं मुझे याद आ गया, अभी एक लास्ट टाइम लड़की का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा ना धीरे पढ़ाया करो। कोई बात नहीं है बेटा, आपके पास ना यूट्यूब पे एक फंक्शन है, मतलब इसमें एक फीचर होता है कि आप स्पीड को अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो। जो चलती है स्पीड वो मल्टीप्लाई बाय 1 में चलती है, आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग 1.25 भी कर सकते हो, 1.50 भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप कर लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मैं थोड़ा धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, अ कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, किसकी करेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट क्या होते हैं सर, 1 मिनट में बताते हैं भाई। इंडिविजुअल कंपोनेंट कह लो या एलिमेंट कह लो, किस चीज़ के एलिमेंट सर, या आइटम्स कह लो। देखो ना, आइटम एलिमेंट कंपोनेंट एक ही बात है, इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, किस चीज़ के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 और मोर ईयर्स। बात सीधी सी है कि या तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को जब हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 साल के या उससे ज़्यादा के, देखो ऑफ 2 और मोर ईयर्स, पिछले 2 साल के या उससे ज़्यादा के, तो उसे बोला जाएगा कंपैरेटिव स्टडी। और कंपैरेटिव स्टडी करके जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसे कहेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत सीधी सी बात है। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है सर, कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स हैं इन विच, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स
या एलिमेंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स के बारे में बात करेंगे हम। उसके बीच में हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट बनाई जाएगी ऑफ 2 यानी कि 2 सालों की या उससे ज़्यादा ईयर्स की, आर प्लेस्ड वो मतलब रख ली जाती है, उसको स्थान दे दिया जाता है, एंड देन कन्वर्टेड, ध्यान से सुनना, एंड देन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, हम क्या करेंगे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, टेकिंग अ कॉमन बेस। बस ये आपकी कॉमन साइज बेस स्टेटमेंट होगी, यानी कि हम कुछ आइटमों को, कौन से आइटमों को सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को पिछले 2 सालों के या उससे ज़्यादा के प्लेस्ड करेंगे एक स्थान पर, एक जगह पर हम उन्हें एक तरीके से पुट कर लेंगे, उसके बाद में हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये 20,000 जो है किसी चीज़ का 20% है, तो बस इस अमाउंट को कहाँ कन्वर्ट करेंगे हम, परसेंटेज में सर कन्वर्ट कर लेंगे। टेकिंग अ कॉमन बेस, हम एक कॉमन बेस भी मानेंगे। जैसे कि अगर मैं P&L के लिए, मुझे याद आ रहा है कि P&L वाले केस में जब हम P&L की कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम उसमें सेल को यानी टर्नओवर को बेस मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के टोटल को भी बेस मानते हैं, कहीं काफ़ी जगह पर मोस्टली वहीं पर बेस मानते हैं, तो हम इसे सीखेंगे अपने अपने तरीके से। चलो, रेशियो एनालिसिस क्या है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसको आप लोग खुद देख लो एक बार। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी ये दोनों चीज़ें नहीं सिखानी है, इन दोनों के लिए भी टाइम लगेगा। रेशियो वाला जो चैप्टर है, किसी बच्चों को अगर देखना हो, रेशियो एनालिसिस का मेरा चल रहा है, उसमें सीरीज़ आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप यूट्यूब पर ही, मेरे चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में जाइए, कैश फ्लो ये रेशियो एनालिसिस आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसे आप पोज करके पढ़ लेना। कंपैरेटिव स्टडी कैसे कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें भी आपको मैंने बता दी हैं। मीनिंग बस वो थोड़ा सा फॉर्मेट अब देखना बाकी रह रहा है, इसमें और कुछ नहीं रहा। मीनिंग आप लोग पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज कर लो, क्लियरिटी आ रही होगी, ऑडियो की भी वीडियो की भी, सब कुछ ओके होगा आई थिंक, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझाने की, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा और इसे पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ये मतलब मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो बस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसे भी आप देख लें एक बार। ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस को भी देख लेना, थोड़ा सा थ्योरी में कभी कभी आ जाता है ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उसके पर्पस क्या हैं, ये देख लेना, ठीक है। इसमें पॉइंट आ रहा है डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल, कि उससे जो डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो सिंपल हो जाता है और कंपेरेबल हो जाता है। इंडिकेट्स ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड वगैरह होता है वो पोजीशन का उसमें पता चल जाता है। इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि जो हमारी बिजनेस की, यानी कि जो एंटरप्राइज की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसका पता चल जाता है। इससे कंपैरिजन विद अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, यानी कि हम अपने फर्म को किसी और फर्म के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं या इंडस्ट्री के साथ में, इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उसे कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने तो पढ़ा ही दिया सारा, चलो देख लो इसे भी। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य के लिए हम योजनाएं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की फाइनेंशियल स्टेटिक्स है, यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि की फाइनेंशियल स्टेटिक्स माने जाते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए भी हमें इस स्टेटमेंट से थोड़ी मदद मिल जाती है। पढ़ लो जरा एक बार कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा गाइड टू अंडरस्टैंड, गाइड है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, द मूवमेंट्स ऑफ की फाइनेंशियल स्टेटिक्स। वो कह रहे हैं कि की फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो हैं उसके मूवमेंट को समझने के लिए क्या कर देते हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं। कौन गाइड करते हैं हमें, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, और यही इसका उद्देश्य भी है और यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। चलिए सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक बार पढ़ लेना कि किस किस बंदे के लिए, किस किस चीज़ों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम कंपैरेटिव वाली कर रहे हैं वो कंपैरिजन किस किस के लिए ज़रूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्व किसके लिए रखती है वो, लाइक आपका शेयर होल्डर डिसीजन एंड प्लान्स, क्रेडिटर्स के लिए भी वो ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशंस को देख लेना, कम आती है, मुश्किल से 1 नंबर में आएगी, अगर आई तो। लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बोर्ड एग्जाम की बात बेटा आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। और टूल्स और टेक्निक्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें करना क्या होगा, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे किसका, टूल्स, कौन से टूल्स लेंगे कंपैरिजन के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए टूल्स कौन से लेंगे उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखना, कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी कैरिड आउट यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स।
ये कुछ टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उनको टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। किसके टूल्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन करने के लिए। पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सीधी सी बात है, पता ही होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। और कॉमन साइज, ये दोनों पॉइंट बाद के हैं। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट वाली बात हो रही है, और यहाँ पर कंपैरेटिव की बात हो रही है। यानी कि ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ठीक है। कंपैरेटिव का अलग मैटर होता है, कॉमन साइज का अलग मैटर होता है। इसमें हम क्या मानते हैं, कॉमन साइज के केस में हम बेस मान कर चलते हैं इस वाले पॉइंट में, और इस वाले टॉपिक में। और इस वाले टॉपिक की बात करें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाले की, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। यानी कि बस आप कंपेयर लिख लो, इसमें और कुछ नहीं है। बेस मानेंगे किसमें हम, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आपको अगर पसंद आती है वीडियो, आपको लगती है हाँ सर हमें कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करना ना भूले करें अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ। थैंक यू बच्चों।